A very wonderful good morning 9th class students. This is Meenu Chugh, your English teacher, and today we are about to start our poem The Road Not Taken of the book Beehive. Clear? The Road Not Taken poem is written by basically Robert Frost. Robert Frost was a very renowned poet. You know, this poem you will learn in your MA English also. If after graduation you go for post graduation in English na, that time you learn the same poem. This is the fourth part of this poem. Rest of the parts you will get in the MA, in MA second year. Clear? So The Road Not Taken, basically in this poem the poet tells about two roads which are divided into two parts. Clear? दो parts में road divide है. The one is going to the one way and the another is going to the one way. The same situation we face students. What we face कि there are two roads. दो रास्ते होते हैं हमारे पास. Suppose I want to do graduation. अब जैसे graduation में क्या होता है, आप BA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं. क्लियर है? अब बहुत सारी भीड़ BA करने जा रही है, बहुत सारी भीड़ BCom करने जा रही है. That time you will be confused to what to do. Confuse हो जाओगे आप. But what the poet says कि you have to choose any one way. एक रास्ता आपको चूज करना पड़ता है एट एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में. द पोएट रिग्रेट फॉर लिविंग वन वे. अब उसको इस बात का लॉस भी होता है, अब इस बात पर वो दुख भी बनाता है कि अगर मैं एक रास्ते पर जाऊंगा तो मेरा दूसरा रह जाएगा. अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, आप बीए करोगे तो बीकॉम कैसे कर लोगे, है ना? क्लियर है ना? तो दिस इज द थिंग कि बीए बीकॉम बीटेक में से आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी. तो हमारी लाइफ के साथ भी सेम होता है. हम कोई एक रास्ता चूज कर पाते हैं. हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास टू ऑप्शंस भी होते हैं, बट वी हैव टू डिसाइड अ सिंगल थिंग. सो होल पोएम इज बेस्ड ऑन द सेम थिंग. हियर वी आर अबाउट टू स्टार्ट आवर फर्स्ट पोएम ऑफ द बुक Beehive, and we will learn the poetic devices and rhyming scheme also in the same poem. Clear? The Road Not Taken, class 9th. So students, what the poet says, this well-known poem is about making choices. This well-known poem, well-known मतलब बहुत अच्छी तरह से जानी जाने वाली, is about making choices. choices के बारे में है, चुनाव करने के बारे में है. Clear? एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, एंड वो चॉइसेस जो हमें शेप करती हैं, यानी कि हमारी लाइफ को शेप करती हैं, हमारे फ्यूचर को शेप करती हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो क्या है, वो अमेरिकन पोइट है. हु राइट्स सिंपली, बहुत सिंपली लिखते हैं, बट इनसाइटफुली मतलब अंदर से, अपने मन से सोचकर, जो भी उनके मन में आता है ना बेटा, वो बिना डरे, किसी से भी बिना डरे वो लिख देते हैं. अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, अबाउट कॉमन साधारण, ऑर्डिनरी भी बेटा साधारण ही होता है, एक्सपीरियंसेस अनुभवों के बारे में लिखते हैं. अब ऑब्वियस सी बात है बेटा कि अब जो रोड नॉट टेकन है वो दो डिवाइडेड रोड्स के बारे में है, यानी कि दो डिवाइडेड डिसीजंस के बारे में है. कोई एक चूज करना है, जो कि हम सब फेस करते हैं कभी ना कभी. फ्यूचर में आप भी फेस करोगी कि दो में से एक को चूज करना है ना. तो दिस इज वेरी कॉमन थिंग, दिस इज वेरी ऑर्डिनरी थिंग. तो यही हमें इसके बारे में बताया गया कि वो बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी चीज़ों के बारे में बताते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड. टू रोड्स, दो रोड्स हैं, डाइवर्ज्ड बटे हुए हैं, इन अ येलो वुड. येलो मतलब ऐसी जगह. येलो, अब पत्ते येलो कब होते हैं बेटा? पत्ते येलो तब होते हैं जब पतझड़ का मौसम होता है. ठीक है, वो कहता है पतझड़ के मौसम में, पतझड़ के. अब वुड से क्या मतलब है? वुड से मतलब यहाँ लकड़ी से नहीं है. दिस इज द थिंग बेटा, पोएम में वर्ड कुछ होगा, मीनिंग कुछ होगा, ये चीजें आपको सीखनी है. क्लियर? वो कहता है येलो वुड. येलो वुड से मतलब है ऐसा जंगल, वुड का मतलब है जंगल, ऐसा जंगल जहां पर पतझड़ का मौसम है. टू रोड्स, दो रोड्स हैं, डाइवर्ज बटे हुए हैं, इन अ येलो वुड, एक येलो वुड में, यानी कि ऐसे जंगल में जहां पर पतझड़ की वजह से सारे पत्ते पीले पड़ चुके हैं. क्लियर है? एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. एंड सॉरी, वो कहता है सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रोड्स पर ट्रेवल नहीं कर सकता. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड. बी वन ट्रेवलर कहता है कि एज अ ट्रेवलर, पोएट कहता है कि एक ट्रेवलर होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, कहता है मैं बहुत लंबे समय तक आई स्टूड, खड़ा रहा.
एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। एंड लुक्ड डाउन मतलब आगे की तरफ, नीचे की तरफ देखता रहा और सोचता रहा, एज फार एज आई कुड जितना ज़्यादा दूर मैं देख सकता था उतना ज़्यादा दूर मैं देखता रहा। टू वेयर आई बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मीनिंग है बेटा यहाँ पर स्मॉल वुड से, स्मॉल वुड मतलब छोटा सा जंगल। फर्स्ट लाइन में भी आपको ये कहा गया येलो वुड, लास्ट लाइन में है आपका अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ होता है बेटा ऐसा जंगल जो अभी पूरी तरह से जंगल नहीं बना है, मीन्स वो ग्रोथ पर है, अंडरग्रोथ है। क्लियर? टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और वो कहते हैं कि मैं झाड़ियों में झुककर देख रहा था कि ये जो जंगल है ये किस तरफ को बेंट करता है। बेंट करता है मतलब मुड़ता है। क्लियर है? फर्स्ट पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब इस फर्स्ट पैराग्राफ की बेटा राइमिंग स्कीम क्या है? फर्स्ट लाइन में आप साथ साथ मैं आपको राइमिंग स्कीम बताऊंगी, साथ साथ मैं आपको पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी। क्लियर है? अब इसकी राइमिंग स्कीम, अब राइमिंग स्कीम कैसी होती है बेटा? ए और बी से राइमिंग स्कीम्स होती हैं। क्लियर है? अब राइमिंग स्कीम्स होती क्या है? ऐसी लास्ट की वर्ड्स जो सेम प्रोनाउंस करती हो, जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम निकलती हो, दोज आर राइमिंग स्कीम्स। और फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अब फर्स्ट क्या है? वुड। क्लियर है? सेकंड लाइन में क्या है? बोथ, है ना? थर्ड लाइन में क्या है? स्टूड। फोर्थ लाइन में क्या है? गुड, कुड। और लास्ट में क्या है? अंडरग्रोथ। क्लियर है? लेट्स लर्न। अब फर्स्ट में क्या है बेटा? वुड, बोथ, stood, could, undergrowth, क्लियर? अब बेटा ये देखना है आपको कि कौन से जो राइम है वो सेम है। राइम मतलब कि जो लास्ट की जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड की किस किस की सेम है? वुड की सेम है, ए। वुड और बोथ सेम है, नो, बी। वुड और स्टूड की सेम है, ए। गॉट इट? कुड, कुड और इसकी भी सेम है। देखो वुड, स्टूड, कुड सेम है तो इसकी भी ए। और वुड बोथ की अलग अलग थी इसलिए ए भी हो गया। वुड, स्टूड, कुड की सेम थी इसलिए ए हो गया। ठीक है? अब बोथ और अंडरग्रोथ, बोथ अंडरग्रोथ दोनों के लास्ट की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? सेम है। तो दिस वुड ऑल्सो बी बी। होप यू अंडरस्टूड अबाउट द राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम में बेटा हम लास्ट के वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन देखते हैं और ए और बी पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। गॉट इट? सो लेट्स लर्न अबाउट डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पैराग्राफ। पैराग्राफ के साथ ही हम पोएटिक डिवाइसेस रिवाइज करेंगे बेटा, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज लेटर। क्लियर? अब इस पैराग्राफ में बेटा सबसे पहले यूज हो रहा है मेटाफर। अब मेटाफर क्या होता है? अलंकार की है हिंदी में, है ना? तो इंग्लिश में ये पोएटिक डिवाइसेस हैं, हिंदी में आपके अलंकार होते हैं, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। नाउ आई एम नॉट डेफिनेटली गोइंग टू एक्सप्लेन इन हिंदी बिकॉज आई टीच इंग्लिश सब्जेक्ट ना। सो मेटाफर, सो इन दिस पोएम फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट मेटाफर पोएटिक डिवाइस। अब मेटाफर पोएटिक डिवाइसेस क्या होती हैं बेटा? मेटाफर स्पेलिंग देखेंगे बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट टाइम ऑफ लर्निंग पोएटिक डिवाइसेस ना। क्लियर है? मेटाफर, दिस पोएटिक डिवाइस डिवाइड्स टू थिंग्स, दो चीजों को डिवाइड करता है विदाउट एज और लाइक, बिना एज और लाइक की हेल्प के। अब आप कहोगे मैम हमें क्या पता मेटाफर कैसे और कहाँ यूज हो रहा है? तो बेटा सी योर फर्स्ट पैराग्राफ। टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड। अब यहाँ पर क्या है? दो रोड्स डाइवर्ज हुए हैं। ठीक है? डाइवर्ज तो हो रहे हैं ना येलो वुड में। तो यहां पर हमारा क्या यूज हो रहा है बेटा? मेटाफर। बिना और एज और लाइक के हेल्प के टू रोड्स डिवाइड हो रहे हैं। तो ये टू रोड्स क्या है बेटा? हमारा मेटाफर यूज हो रहा है इस लाइन में। ठीक है? सेकेंड थिंग सिमिली होता है बेटा, इसमें भी दो चीजों को डिवाइड करते हैं बट एज और लाइक की हेल्प से। मेटाफर में एज और लाइक नहीं होता। गॉट इट? अब हमारा सेकेंड बेटा हमारा यूज हो रहा है एनाफोरा। अब आप कहोगे मैम व्हाट इज एनाफोरा? व्हेन टू और मोर लाइन्स बिगिन विद द सेम वर्ड, एनाफोरा।
क्लियर। व्हेन टू और मोर लाइन्स, दो या दो से ज्यादा लाइन्स बिगिन, स्टार्ट होती हैं विद द सेम वर्ड से। अब आप कहोगे मैम कहाँ पर स्टार्ट हो रही है, तो बेटा एंड, सॉरी, एंड, बी डन, एंड, लुक्ड, तीनों में क्या आया, एंड। तीनों लाइनें किससे स्टार्ट हो रही हैं, एंड। तो व्हेन टू और मोर लाइन्स, दो से ज्यादा लाइनें स्टार्ट होती है विद द सेम वर्ड। अब वो सेम वर्ड क्या है, हमारी पोएम के फर्स्ट पैराग्राफ में एंड। गॉट इट, दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स कम ऑन सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है। देन took the other just as fair, then took, वो कहता है took, मैंने चूज किया, took मतलब चूज करना, the other दूसरा रास्ता, just as fair जो कि बहुत ही उतना ही अच्छा था जितना कि पहला अच्छा था, है ना। जितनी आपको बी अच्छी लगती थी उतनी आपको बी कॉम अच्छी लग रही, तो उसने क्या किया, सेकंड रास्ता चूज कर लिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और हैविंग मतलब वो सोच रहा था, बेटर क्लेम मतलब कि मैंने सही निश्चय किया है, सही लक्ष्य है ये मेरा, सही सोच रहा था उस चूज किए हुए रास्ते को वो पोएट, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। इट वॉज ग्रासी क्योंकि वो घास से हरा भरा था, इट वॉज ग्रासी मतलब वो बहुत ज़्यादा हरा भरा था, एंड वॉन्टेड वियर, और वॉन्टेड वियर मतलब कम चला हुआ था, ऐसी जगह जिस पर अभी और चल सकते हैं या फिर कम चले हुए हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ वॉन्टेड वियर, क्लियर। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, एज दो जैसे कि फॉर दैट उस जगह पर, द पासिंग देयर जो पासिंग थी, जो गुजरना था वो बहुत कम था, बहुत कम लोग गुजरे हुए थे उस रास्ते पर। हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम, हैड वॉर्न जो कि पहले रास्ते से कम चला हुआ था। ओवरऑल पॉइंट इस पैराग्राफ में क्या बताता है कि वो जो दूसरा रास्ता है वो चूज करता है, क्यों, क्योंकि उसे बहुत कम लोगों ने चूज किया था और उस पर बहुत ज्यादा कम लोग चले हुए थे, क्लियर है। अब बेटा हम इसमें देखेंगे हमारी राइमिंग स्कीम। लास्ट वर्ड क्या है, फियर, नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्लेम, उससे नेक्स्ट क्या है, वियर, देयर एंड सेम। लेट्स राइट ऑन द बोर्ड। fear, claim, wear, their, same. Now you tell students which words rhyme is same. ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनकी अब आप कहोगे मैम आपने ये वर्ड्स कहाँ से उठाया, बेटा ये वर्ड्स मैंने आपके पैराग्राफ के लास्ट वर्ड्स उठाए हैं, क्लियर है। अब इसमें देखते हैं सेम कौन से हैं, ठीक है। तो पहली वाला क्या है, फेयर, क्लेम तो मैच नहीं करता ना, तो ये बी हो गया, है ना। तो फेयर वियर सेम है, तो ये भी ए। देयर सेम है ना, तो ये भी ए। क्लेम सेम, लास्ट में सेम प्रोनाउंसिएशन निकल रही है, तो ये भी बी। सो दिस वुड बी योर राइमिंग स्कीम ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ। अब हम बात करते हैं इस पैराग्राफ में यूज हुई पोएटिक डिवाइसेस की। तो बेटा आप देखिए अपनी थर्ड लाइन, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर। ग्रासी जो वर्ड है बेटा यहाँ पर यूज हो रहा है पर्सोनिफिकेशन। अब आप कहोगे मैम व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन। When we show non-living things as living things, मतलब जब हम non-living things को living things के रूप में दिखाते हैं, that is personification. For example मैं कहती हूँ the sun is very hot today, he is shining so brightly. अब मैंने sun की जगह क्या यूज किया, he. sun कोई लड़का है, एसयूएन सन कोई लड़का है, ऑब्वियसली नहीं है। द सन इज सो हॉट, सूरज बहुत ज़्यादा गर्म है। ही इज यूज क्या करते हैं हम नेचुरली, हम बेटा इट इज शाइनिंग सो ब्राइटली, बट मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, ही इज शाइनिंग सो ब्राइटली। तो वो ही क्या है बेटा, ही पर्सोनिफिकेशन है। उसी तरह से अब जो ग्रासी है, ग्रासी, अब ग्रास जो है, अब ग्रास कोई लिविंग थिंग है नहीं ना, लेकिन यहाँ पर ग्रास जो है बेटा एज लिविंग थिंग यूज हो रही है, इसीलिए जो ग्रासी है हमारा इस लाइन में हमारा यूज हो रहा है पर्सोनिफिकेशन। गॉट इट। सो लेट्स कम ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ।
बिकॉज ग्रास इज नॉट अ पर्सन, ओके, बट ग्रास यहाँ पर एज पर्सन यूज हो रही है, दैट इज वाई इट इज पर्सोनिफिकेशन. नाउ लेट्स कम ऑन थर्ड पैराग्राफ. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, एंड बोथ दैट मॉर्निंग कहता उस सुबह, उस अगली सुबह, दैट मॉर्निंग उस सुबह, इक्वली ले, एंड बोथ, उन बोथ कौन है वो बोथ, ऑब्वियसली बेटा वो रास्ते हैं, ठीक है, उन दोनों रास्ते जो है वो उसको सेम दिखाई पड़ रहे थे, सेम पड़े हुए थे. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, इन लीव्स जो पत्ते थे, नो स्टेप उन पर कोई स्टेप नहीं थे, हैड ट्रोडन ब्लैक और ना ही वो ब्लैक कलर में ट्रॉड हुए थे, यानी कि चेंज हुए थे. ओह अरे, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो नेक्स्ट फर्स्ट वाला रास्ता है ना, मैं दूसरे दिन के लिए रख लेता हूँ, मतलब मैं इस पर फिर कभी चलूँगा. येट जबकि, नोइंग ये जानता था मैं, ये जानते हुए, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे कि जो रास्ते हैं वो आगे जाकर अपने दोबारा उन्हीं रास्तों से मिल जाते हैं. आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कहता मुझे डाउट था कि शायद ही मैं कभी उस रास्ते पर चल पाऊँ या वापस आ पाऊँ. जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया आपकी ग्रेजुएशन का, ग्रेजुएशन में आप बीए कर लेते हैं तो बीकॉम नहीं कर सकते, बीकॉम कर लेते हैं आप बीटेक नहीं कर सकते, और अगर आप दोनों करते हैं तो देयर विल बी नो फ्यूचर ऑफ योर्स. क्लियर है. तो उसी तरह से पोएट कहता है कि मैं एक रास्ता पे फिर कभी चलूंगा, लेकिन हाउ इज इट पॉसिबल बेटा, जब आप एक रास्ते पर चल दिए तो उस पर वापस आना इज नॉट पॉसिबल. सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ. अब इसकी राइमिंग स्कीम देखेंगे बेटा. लास्ट वर्ड्स देखेंगे बेटा. ले, ब्लैक, डे, टू वे, या यू मे राइट ओनली वे ऑल्सो, बैक. क्लियर है. अब इसकी राइमिंग स्कीम बनाएंगे हम मिलके. ले, ए ब्लैक मैच कर रहा है, बी नहीं कर रहा ना, ले डे मैच कर रहा है, वे मैच कर रहा है, ब्लैक बैक मैच कर रहा है. तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी बेटा, ए बी ए बी. होप इट इज क्लियर टू यू. आई होप बेटा आपको राइमिंग स्कीम्स बनानी आ गई होंगी. तो बेटा इस पैराग्राफ में बेटा अभी कोई भी पोएटिक डिवाइस यूज नहीं हो रही है. क्लियर. इसमें सिर्फ हमारी राइमिंग स्कीम थी, दैट्स इट. नाउ लेट्स कम ऑन नेक्स्ट पैराग्राफ. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई. आई शैल बी टेलिंग, कहता मैं शैल बी बता रहा होऊंगा. अब वो फ्यूचर की बात करता है पोइट कि अब मैं फ्यूचर में बता रहा होऊंगा इस बात को विद अ साई, मतलब बहुत दुख के साथ, कि समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, एजेस एंड एजेस हैंड्स, कहता है युगों युगों के बाद, बहुत बहुत लंबे समय के बाद शायद मैं अपने फ्यूचर में किसी बच्चों को, अपने चिल्ड्रन को या ग्रैंड चिल्ड्रन को बता रहा होऊंगा क्या, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, कि जो दो रोड्स थे वो डाइवर्ज मतलब बटते थे, इन अ वुड एक जंगल में, एंड आई और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैं उस पर चला जिस पर कि कम चला हुआ था, जिसे कि कम लोगों ने चूज किया था. एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी बात से हमें सारा डिफरेंस पता चलता है, और यही जो चीज़ है वो उन दोनों रोड्स के डिफरेंस के बारे में बताती है. अब इस पैराग्राफ में पॉइंट ये कहता है बेटा कि शायद एजेस एंड एजेस मतलब बहुत बहुत समय बाद शायद मैं अपने चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रन या अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली मेम्बर्स को बता रहा हूँ कि एक वक्त था जब दो रोड्स थे और मैंने उनमें से एक चूज़ किया था, और मैंने वो चूज़ किया था जिस पर कि सबने कम चला हुआ था. क्लियर है. So students, let's see the rhyming scheme of this paragraph. Sigh, hands, I, by, and difference. आपको राइमिंग स्कीम होप स्टूडेंट्स अब तक बनानी आ गई होंगी. इन फ्यूचर पोएम्स ऑल्सो यू विल डू द सेम राइमिंग स्कीम एंड स्पेशली पोएटिक डिवाइसेस. साई, ए आई, ए बाय, ए हैंड्स, बी डिफरेंस, बी. क्लियर टू यू ऑल. ए बी must note down in your book while watching the video. It is the most important part ever. Clear. So let's see the poetic devices used in this last paragraph. अब इस लास्ट देखो बेटा, सेकेंड लाइन देखो, फोर्थ पैराग्राफ की सेकेंड लाइन देखनी है आपको. समवेयर एजेस एंड एजेस. अब इसमें हमारा यूज हो रहा है रिपीटेशन. अब रिपीटेशन क्या होता है बेटा, जब
When two words are repeated in same line और paragraph, जब दो words का repetition होता है same line या उस same paragraph में। अब second line में आप देखेंगे बेटा somewhere ages and ages, किस वर्ड का यूज हो रहा है? एजेस एंड एजेस, एजेस दो बार यूज हुआ तो दिस इज कॉल्ड रिपीटिशन पोएटिक डिवाइस। ऐसा कोई सेम वर्ड जिसका एक से ज्यादा बार यूज हो रहा है सेम लाइन में या पैराग्राफ में। क्लियर है? रिपीटिशन यूज हो रही है। तो इसके बाद बेटा आपकी ना एक पोएटिक डिवाइस, this I am going to tell you something different today. These you must have learnt earlier or not, I don't know, but today I am going to tell you one more important and new poetic device. Its name is enjambment. बी साइलेंट है इसमें बेटा, इट्स एंजॉयमेंट। ठीक है, एंजॉयमेंट पोएटिक डिवाइस कहाँ यूज होती है बेटा? वेयर देयर इज नो फुल स्टॉप, देयर इज नो सेमीकोलन और देयर इज नो कोमा। क्लियर? वेयर देयर इज नो फुल स्टॉप, नो कोमा, नो सेमीकोलन। क्लियर है? ऐसा पैराग्राफ जिस पोएम में ऐसा पैराग्राफ जहां पर ना तो कोई फुल स्टॉप है, ना तो कोई कोमा है, ना ही कोई सेमीकोलन है, यानी कि कोई भी साइन नहीं है। अब ये हमारा कौन से पैराग्राफ में है बेटा? ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ में है। अब फर्स्ट पैराग्राफ देखो, सिर्फ फर्स्ट वर्ड के बाद आपको एक कोमा मिलेगा और लास्ट लाइन में आपको क्या मिलेगा? सेमीकोलन मिलेगा। क्लियर है? लेकिन जो बीच की 3 लाइन्स है बेटा, उनके एंड में, मैं इसमें एंड की बात कर रही हूँ, मिडल की बात नहीं कर रही, सेंटेंस के लास्ट की बात कर रही हूँ। सेंटेंस के लास्ट में अब देखो 3 लाइन्स में, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। इन तीनों लाइन्स में बेटा ना तो सेमीकोलन यूज हुआ है, ना फुल स्टॉप यूज हुआ है और ना ही कोमा यूज हुआ है। सो hope it is clear to you. So this is called enjambment poetic devices. So students, that's all for today. Hope you understood it well. Thank you so much. Have a nice day, and you must don't forget to send me your notebooks for checking. Thank you so much students. Have a nice day.